नमस्कार दोस्तों। मेडिकल स्टूडेंट पीसीबी पढ़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और एक चीज उसके मन में रहती है कि फिजिक्स डिफिकल्ट है, और फिर दूसरी वैरायटी केमिस्ट्री, और तीसरी चीज बायो उसको इजी लगती है, मगर मैथ से वो घबराता है। मेडिकल स्टूडेंट मैथ से घबराता है, बिल्कुल ऐसे ही एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएम, बीएनवाईएस में बिल्कुल वैसे एक 9वीं का बच्चे को पेरियोडिक टेबल टीचर नहीं पढ़ाता, कहता है ये छोड़ दो, ये में नहीं आएगा, क्योंकि टीचर ने खुद पढ़ा नहीं होता। बिल्कुल पेरियोडिक टेबल की तरह, मैथ की तरह यहाँ भी जंजार है कि मेडिकल नीट क्लियर किया आपने तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी या फिजियोलॉजी पहला सब्जेक्ट है एनाटॉमी का, एनाटॉमी आएगी, फिजियोलॉजी आएगी, उसमें कार्डिक साइकिल का चैप्टर है, और कार्डिक साइकिल में ही थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है ईसीजी का। ईसीजी के बारे में 2-4 लाइनें तो आदमी सीख लेता है, मगर उसकी इन डेप्थ में बिल्कुल रेडियोग्राफी की स्कायाग्राम की तरह नहीं सीख पाता, डरता है। कारण पेरियोडिक टेबल वाला ही है, क्योंकि वो सोचता है ये कार्डियोलॉजिस्ट के काम है, मगर एक लेमैन के तौर पे आपको अवेयरनेस का पूरा हक है। किसी बंदे को, किसी के पापा को, किसी मम्मी को डायबिटीज मेलाइटिस है, किसी को डायबिटीज इंसिपिडस है, किसी को ब्रिटल डायबिटीज है, किसी को इडियोपैथिक है, किसी को जुवेनाइल डायबिटीज है, चीज समझना जरूरी है। आज की डेट में ऑपरेशन भी करने जाता है सर्जन तो पहले एनिमेटेड चीज दिखा लेता है, ये देख तेरे ऐसे कैथेटर पड़ेगा, तेरी राइट ट्यूब ऐसे पड़ेगी, तेरे को ऐसे हम सुन करेंगे। ये सारी चीजें अवेयरनेस क्रिएट, पेशेंट का डर दूर करने के लिए, और उसको इंश्योरेंस और उसको एफिशिएंसी बताने के लिए बताई जाती है प्रोग्नोसिस के साथ। अब देखिए, हार्ट है जो हमारे शरीर में यहाँ है, यहाँ हार्ट है, और उसके ऊपर भी ऑर्गन्स है, उसके नीचे भी है। अगर आपकी टैंकी जो है कोठे वाली वो हाइट पे है, ये भी टैंकी आपकी हाइट पे है, मगर ब्रेन उससे भी ज्यादा हाइट पे है। आप कोशिश कर लो टैंकी के जरिए पानी ऊपर चढ़ाना हो, सिर्फ ग्रेविटेशन पुल ऑफ फोर्सेस से तो नहीं चढ़ेगा। आपके कोठे पे जहाँ पे टैंकी है वहीं पे प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर सबसे नीचे ज्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर का रूल है, हाइट यहाँ टैंकी है तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे जैसे हाइट आप बढ़ाओगे उस सोर्स की या उस बाथरूम की या उस किचन की, प्रेशर कम होता जाएगा। अगर उसको एक लेवल पे कर दोगे तो प्रेशर है ही नहीं। अब हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है और फैलता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमारे दिमाग को भी पहुंचाता है। इसका मतलब अंदर एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस नहीं है कि पानी ऊपर से फेंका नीचे गिर गया, लॉ ऑफ नेचर से। तो ऊपर पंप करता है, एनर्जी लगती है, एटीपी लगते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हमारी बॉडी की करेंसी जो है, डॉलर है, जो रुपये हैं, वो एटीपी है। कोई भी काम शरीर में होगा, आप भोजन खा रहे हो, आप सोच रहे हो, मेरे को सुन रहे हो, एटीपी लगेगी। करेंसी हमारे शरीर की एटीपी है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसकी सिंथेसिस होती है, चाहे एनिमल बॉडी है चाहे हमारी बॉडी है। एनर्जी का लेन देन, पूरी गेम ही एनर्जी पे टिकी है। और एनर्जी हमारे शरीर में कौन लेन देन होता है? रुपये का नहीं होता, एटीपी का होता है। कोई सिंथेसिस करनी है, कोई चीज ब्रेक डाउन करनी है, एग्जैक्टली। अब हार्ट यहाँ पे है तो एनर्जी लगा के ऊपर ब्रेन को, ऊपर वाली चीजों को भेज रहा है। हार्ट सिकुड़ता फैलता क्यों है? बंदा कहता है यार क्यों का क्या मतलब? पुलिस कोई कत्ल के जड़ पे जाती है तो हाउ व्हेन व्हाई, हाउ व्हेन व्हाई पे चलती है, उस हिसाब से पंचनामा होता है। तो पैथोलॉजिस्ट भी और फिजिशियन भी, सर्जन भी इसी चीज में ब्लूप्रिंट तैयार करता है। तो देखिए ध्यान से, हमारे शरीर में सबसे छोटा सेल जो है वो है 4 ट्रिलियन सेल है। हमारा सबसे छोटा सेल जो यूनिट है, यूनिट ऑफ ए बॉडी, नोन एज ए सेल। जब सेल इकट्ठे होंगे, कमरा इकट्ठा होगा सेल रूपी, तो टिश्यू बनेगा। जब टिश्यू इकट्ठे होंगे तो ऑर्गन बनेगी, जब ऑर्गन इकट्ठा होगा तो सिस्टम बनेगा,
और जब सिस्टम इकट्ठे होंगे तो ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग बीइंग बनेंगे। कहने का तात्पर्य एक कमरा रूपी सेल इकट्ठा होगा, यानी कि एक यूनिट कमरा इकट्ठा हुआ तो क्या बना? टिश्यू। टिश्यू यानी कि कोठी। और जब कोठी इकट्ठी हुई तो मोहल्ला यानी कि ऑर्गन। और मोहल्ला इकट्ठा हुआ, सारे मोहल्ले इकट्ठे हुए तो सिटी। ऑर्गन इकट्ठे हुए तो सिस्टम। और सिस्टम इकट्ठे हुए एलिमेंट्री, रिप्रोडक्टिव, एंडोक्राइन। वो पूरे सिटी से इकट्ठे हुए तो स्टेट बनी। स्टेट इकट्ठे हुए तो कंट्री बनी। एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। स्पर्म एक सेल का है, अंडा भी एक सेल का है। जैसे जैसे रिप्रोडक्शन होती है हम एवोल्यूशन में बैक चले जाते हैं। माँ के पेट में जब बच्चा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है तो एवोल्यूशन हो रही होती है। तो उसका एक फॉरवर्ड प्ले होता है, एक रिवर्स प्ले होता है। रिवर्स प्ले हो रहा होता है जहां से हम उठे हैं। अगर हम पाइसिस से उठे हैं, फिश, तो किसी टाइम हमारा हार्ट के चैम्बर, हमारी बॉडी के जो जो एवोल्यूशन है, फिश वाले, एम्फीबियन वाले या एविज वाले, बर्ड्स वाले, वहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं माँ के पेट में। तो फीटस अपना रूप बदलता है विकास के दौर में, डेवलपमेंट के दौर में। अब देखिए ध्यान से, आपके किसी भी सेल में अगर वो जीवित है तो उसके अंदर करंट होगा। करंट का मतलब जीवन का करंट, वाइटल फोर्स। दो चीजें याद रखिए, अगर किसी भी बंदे को बचाना है तो डॉक्टर भी उसके इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करता रहता है। इलेक्ट्रोलाइट्स बिगड़ गए बंदा खत्म। कहानी अकेली ऑक्सीजन पे नहीं खड़ी, इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी खड़ी। इलेक्ट्रोलाइट्स, LYTE, इलेक्ट्रिसिटी है पूरी बॉडी में। पोटाशियम जो है हमारा इंट्रा सेलुलर आयन है। इंट्रा का मतलब अंदर, सेल के अंदर आयन है ये। और सोडियम है एक्स्ट्रा सेलुलर आयन, ये बाहर होता है सेल के। तो ये तो कोई बड़ी बात ना हुई। इसमें क्या कंप्लेक्सिटी हुई जो MBBS, BDS या BHMS वाला याद ना कर सके? तो बाबा जी ने कुछ गलत बोला? नहीं। जब भी कोई चीज सिकुड़ती है, मसल, चाहे वो हार्ट है, चाहे कोई मांसपेशी है, ट्रेपीजियस है, स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड है, लेवेटर पेल्पी ब्रीफ एल्क्विनेजी है, मेंटालिस है, कुछ भी है, तो सिकुड़ने से माइनर स्किंट पहले, मिली स्किंट पहले डीपोलराइजेशन होगी। डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या होती है? दो सिरों पे प्लस और नेगेटिव हो जाना, चार्ज सेपरेट हो जाना। जब चार्ज सेपरेट होने बंद हो जाए या उसका रिवर्स हो जाना शुरू हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन। जब वो जो डीपोलराइजेशन है वो नलिफाई होनी शुरू हो जाए तो रीपोलराइजेशन। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब सोडियम जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है अंदर जाना शुरू होगा सेल के, और पोटाशियम जो इंट्रा सेलुलर है बाहर जाना शुरू होगा, जब तक वो जा रहा है बाहर और वो जब तक अंदर आ रहा है तो डीपोलराइजेशन हो रही है। और अब डीपोलराइजेशन के बाद क्या होगा? सी, मसल सिकुड़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। अब जो चीज सिकुड़ेगी वो फैलेगी भी। हार्ट कंट्रैक्ट हुआ है तो फैलेगा भी। ये तो इतनी फास्ट होगा पूछिए मत। अब ये चीजें रिवर्स होगी। जो सोडियम बाहर से अंदर आया था वो वापस बाहर जाएगा, और जो पोटाशियम बाहर गया है वो अंदर आएगा। तो रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन के मिली सेकंड बाद ही रिलैक्सेशन हो जाएगी, सिकुड़ती चीज फैल जाएगी। तो डीपोलराइजेशन is ultimately followed by contraction and repolarization is ultimately followed by relaxation of the concerned muscle, just like cardiac muscle. कार्डिक मसल में भी है, कोई भी मसल है, उसका फंडा ये आपको समझ आएगा कि सिकुड़ती फैलती क्यों है। और जब भी हार्ट में कोई डिफेक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन में, रिलैक्सेशन में, स्टेनोसिस होती है या रीगर्जिटेशन होती है। स्टेनोसिस का मतलब ये दरवाजा है, बारिश के दिनों में फूल जाता है और गर्मी के दिनों में सिकुड़ जाता है। मगर हमारा हार्ट में जो वॉल्व है, क्योंकि खून को एक रास्ते में जाना देते हैं, वन वे है,
ये देखिए, ये दरवाजा इधर से इधर बंद होगा, ये इधर नहीं जाएगा, ये वन वे है, ऐसे होगा, ठीक है जी। और फिर ऐसे होगा, ये नहीं हो सकता कि इधर हो जाए। बिल्कुल हमारे जो हार्ट में वाल्व है, अगर वो एट्रियम में लगे हैं, ऊपरले चैम्बर में लगे हैं, ऊपरले कंपार्टमेंट में लगे हैं, तो वो खून इधर से इधर आ सकता है। जब खून इधर को जाना शुरू करेगा ये बंद हो जाएंगे। मगर अगर स्टेनोसिस होगी, सिकुड़ गए, तो क्या होगा, यहां से छेद रह जाएंगे ना, हार्ट पूरी तरह पंप नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी साइडों से तो खून उधर लीक कर रहा होगा दूसरे चैम्बर में, तो रीगर्जिटेशन है, बंदे को नीला होगा, साइनोसिस होगा। अब ये क्लियर हो गया। अब आते हैं कि ईसीजी क्या चीज है। पहली बात रखिए, एक लड़की या लड़के से ब्याह करना है, मान लीजिए ये लड़का है और ये लड़की है, ये इनका ब्याह होने वाला है। वे उसके गांव में जाते हैं, लड़के के बारे में करैक्टर पूछते हैं उसका। तो 25 बंदे हैं, उनमें से 13 कह देते हैं कि ये लड़का करैक्टरलेस है, मगर 12 कह देते हैं ठीक है। तो ईसीजी भी ऐसे लोगों की तरह है, वन ऑफ दोज 25। अगर वो कह दे, वो अगर डिफेक्टिव आ जाए, इट डजंट मीन्स कि वो करैक्टरलेस है या हार्ट में कोई डिजीज है। अगर आपकी ईसीजी खराब है तो हो सकता है आप कांप रहे हो, आर्टिफैक्ट्स है, हो सकता है कि अर्थ तार है मशीन की, शिवरिंग हो रही है आपकी, स्ट्रेस है आप में, या बैटरी लो है, या फ्लक्चुएशन हो रही है, तभी ईसीजी करते वक्त डॉक्टर कहता है काम हो जाओ। तो डिफेक्टिव ईसीजी डज नॉट मीन्स कि यू हैव हार्ट प्रॉब्लम, यू हैव टू कंसल्ट अदर पैरामीटर्स टू। जस्ट लाइक मैरिज में एक बंदा या 4 बंदे कह दें कि ये लड़की या लड़का सो कॉल्ड कैरेक्टरलेस है तो ब्याह नहीं कराना, नहीं, उसमें आपको टेस्ट कराने होंगे। कहीं जाइम के टेस्ट हैं, कहीं और हायर टेस्ट हैं, जिससे आप इस परिस्थिति में पहुंच जाते। इवन हार्ट अटैक हुआ होता है तो कुछ टाइम बाद ईसीजी नॉर्मल हो जाती है। तो ईसीजी का अपने आप में नॉर्मल हो जाना ये स्थापित नहीं करता कि आप हेल्दी हो, क्योंकि ये वन ऑफ दोज पैरामीटर्स है। अब आप समझ गए होंगे। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि जो आप इसकी रिपोर्ट देखते हो ग्राफ पे, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। मगर जो मशीन है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ये उल्टा है, गलती मत कर देना। जो रिपोर्ट आपको नजर आती है उसमें आपको स्केयर नजर आएंगे, बिग स्केयर्स एंड स्मॉल स्केयर्स। मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि इसमें फंडा क्या है। ये स्केयर्स को नाप, कोई वेव इसके ऊपर चलती है, इस पे टाइम्स के ड्यूरेशन एम्पलीट्यूड देख के बंदा बता सकता है इसको ये बीमारी। आज की डेट में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो फीड की है कंप्यूटर में, मशीन में, वो आप खुद ही बता देगी कि इसको ये प्रॉब्लम, मगर फिर भी मैनुअल बताना पड़ता है। तो V1 ईसीजी की आमतौर पे 12 लीड्स का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर द्वारा, कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा या ईसीजी टेक्नीशियन द्वारा। 12 लीड्स याद रखिए, 12 लीड्स। उस 12 लीड्स में से 6 लीड के बारे में आज आपके सामने मैं पढ़ाऊंगा आपको, और 3 और भी बता सकता हूं, मगर अभी रुकेंगे। ये जो V1, V2, V3, V4, V5, V6 ईसीजी मशीन पे एक वाइट कलर का एक कोड होता है, उस लीड पे वाइट कलर लगा होगा, तो डॉक्टर या इसी टेक्नीशियन वो उसको लगा के देखता है। अब वो कहाँ लगा के देखता है तो आप समझिए। जो V1 है, V1 लीड है, उसको यूनिपोलर लीड कहते हैं। यूनिपोलर का मतलब वो एक सिरे पे ही लग रही है, चेस्ट और प्री कॉर्डियल लीड्स कहते हैं। अब V1 लगती कहां पे है? अगर पोजीशन ही गलत होगी तो ईसीजी भी गलत आएगी। ये देखिए आपके सामने, कैमरा में नजदीक आएंगे, ये फर्स्ट रिब है, पहली पसली, ये दूसरी पसली, ये तीसरी पसली, ये चौथी। तो ये पसलियां या रिब्स जो हैं टोटल 12 इधर है, 12 इधर है, 7 इधर, 7 इधर, ये हुई ट्रू रिब्स।
उसके बाद 8वीं 9वीं 10वीं फॉल्स रिब्स और 11वीं 12वीं फ्लोटिंग रिब्स। तो बहुत होली ग्रंथ है, उसमें बुक में लिखा हुआ है कि ये फ्लोटिंग रिब मिथ्या सिर्फ कहानी है कि उसका फ्रंट यहाँ तक नहीं पहुँचता, वो तैर रही है। यो माना जाता है कि उसकी शेप लड़की जैसी थी, तो एडम जो था उसको उसका दिल नहीं लगता, तो इव क्रिएट की गई वहां से तोड़ के। ये तो मिथ्यास कहानी है। अब ये चीज पे आते हैं कि वो पहली रिब, दूसरी रिब, तीसरी रिब, चौथी और 5वीं रिब के बीच में V1 लगती है। अब कहाँ लगती है? यहाँ लगती है, यहाँ लगती है, ये तो इतनी है। ये इंटरकॉस्टल स्पेस है। चौथी और 5वीं रिब्स के दरमियान में जो स्पेस है वो पैल्पेट कर लेता है डॉक्टर, टटोल लेता है। और पहले तो ये चीज को टटोलेगा, ये एंगल ऑफ लुइस है, ये क्या है? मैनुब्रियम है, स्टर्नम का हिस्सा है, बॉडी ऑफ स्टर्नम है, हिप की हड्डी है। इसके लैटरल बॉर्डर पे जाएगा यहाँ पे। तो चौथी और 5वीं पसली के दरमियान, चौथी और 5वीं के दरमियान मगर लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम। लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम मींस जो खंजर या डैगर बोन की हड्डी है उसके बिल्कुल लैटरल बॉर्डर पे V1 लगाई जाती है। और कौन सी साइड पे? राइट साइड। और क्या है ये? यूनिपोलर लीड है। V2 कहां लगाई जाती है? बिल्कुल उसी के लेवल पे, दूसरी साइड पे, यानी कि लेफ्ट साइड पे। क्यों लगाई जाती है V1 यहाँ पे? क्योंकि इसके नीचे हार्ट है। V1 खराब होगी तो वो डिपिक्ट करके बोलेगी हार्ट के का ये वेसल, ये चैम्बर में कोई प्रॉब्लम है। अगर V1 की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खराब है, ये हो गया V2। अब V3 के बाद में पढ़ो, V4 पहले पढ़ लो, V1 और V2 पता लग गया। ये है क्लेविकल। क्या है? क्लेविकल या हंसली की हड्डी। इसकी मध्य रेखा की इमेजिनरी लाइन निकाल देते हैं, निप्पल पे जाके होती है। जहां पे निप्पल होता है ब्रेस्ट का, आदमी या औरत का, बिल्कुल मिड क्लेविकुलर लाइन पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करनी है। तो मिड क्लेविकुलर लाइन के ऊपर, ठीक है, और 5वीं इंटरकोस्टल स्पेस, 5th और 6th, 5वीं और 6वीं रिब्स के बीच जो जगह है वहां पे कौन सी होती है? V4 लगाई जाती है। अब V3 तो बताया नहीं, बड़ा सिंपल है। V2 और V4 के दरमियान V3 होती है। रिपीट करता हूं, V1 ऑन द लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम राइट साइड, और चौथी और 5वीं रिब के दरमियान, यानी कि 4th इंटरकोस्टल स्पेस। V2 कहां लगाई? सेम लेवल बट ऑन दी लेफ्ट साइड। V4 कहां लगाई? 5th और 6th रिब लेफ्ट साइड के ऊपर, उसके बीच में इंटरकोस्टल स्पेस, बट ऑन द मिड क्लेविकुलर लाइन, जस्ट यहाँ पे एरियोला या निप्पल होता है। और V3 कहां होगी? उन दोनों के दरमियान, V2 और V4। अब आते हैं V5 V6, बहुत सिंपल है। ये मेरी बाजू है, ये क्या है? एक्सिला। इसको पंजाबी में कहते हैं कच्छ। यहां से इमेजिनरी लाइन निकालनी है, एक एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और एक मिडल सेल निकालनी है, मिडल एक्सिलरी लाइन। तो आप समझ गए होंगे, उसी लेवल पे जो V4 है आगे चले जाना है, और एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे एक इमेजिनरी ड्रा करनी है, और जहां पे उस लेवल पे आ गया पोर्शन तो V5, और मिडल एक्सिलरी लाइन पे V6। आप समझ गए होंगे, यूनिपोलर चेस्ट लीड V1 राइट साइड पे लगेगी, V2 से लेके V6 तक जो हार्ट की चेस्ट लीड है, यूनिपोलर लीड्स है। यूनिपोलर का मतलब है ऐसी लीड, ऐसी इलेक्ट्रोड जो कि करंट बता रही है, वोल्टेज बता रही है। एक यूनिपोलर मींस सिंगल लिंब के बारे में बता रही है। अब आते हैं दूसरी साइड पे, बाइपोलर लीड्स कौन सी हैं? बहुत बहुत आसान है। ये बंदा देखिए, ये बंदा देख लिया आपने, इसकी लेफ्ट आर्म यहां, लेफ्ट फुट यहां, राइट आर्म यहां, और राइट फुट यहां। ऐसे इनके कलर भी हैं।
येलो, ग्रीन, रेड, वो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इसके ऊपर मैंने ड्रा कर दिया ये आइथोमन ट्राइंगल है। जिस साइंटिस्ट ने ये चीज बताई थी, बाइपोलर लीड्स, आइथोमिन लीड्स हैं ये। बाइपोलर लीड्स मींस जो दो जगह पे लगी हो। ये तो अकेली चेस्ट पे लगी थी, तो ये यूनिपोलर थी। अब वो बाइपोलर लीड्स को क्या कहते हैं ईसीजी मशीन में? 1 2 3, लीड 1, लीड 2, लीड 3। अब कोई भी बच्चा भी बता देगा कि लीड 1 इज प्रेजेंट बिटवीन राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म। ये देखिए, दाईं और लेफ्ट आर्म के दरमियान, यानी कि ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस नापती है लीड 1। अब आते हैं लीड 2, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज बिटवीन लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट फुट। ये देखिए ऐसे जा रही, तो लीड 2 ऐसे जाए। ये दो चीज, ये आपके सामने लेफ्ट आर्म लेफ्ट फुट। अब लीड 3 इज बिटवीन, ये देखिए लीड 3 राइट आर्म एंड लेफ्ट फुट। दोबारा समझिए, दोबारा ये देखिए बंदे के ऊपर मैंने ड्रा कर दिया। अब दोबारा रिपीट करता हूं। मान लीजिए ये बंदा है, तो ये 1, ये 2, ये 3। ये क्या है? लेफ्ट आर्म। ये क्या है? लेफ्ट फुट। और ये क्या है? राइट आर्म। अब इसके हिसाब से सामने खड़े हो जाइए। लीड 1 मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज बिटवीन राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म। लीड 2 बिटवीन लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट फुट। एंड लीड 3 बिटवीन राइट आर्म एंड लेफ्ट फुट। जिस बंदे को ये चीज समझ आ गई, फोकस पूरा लगाना पड़ेगा, उससे आपको रिदमिया भी पता लगेगा, हार्ट बीट भी पता लगेगी, ईच एंड एवरीथिंग। ये पहला चैप्टर अगर आप नहीं समझ पाते तो मुश्किल है आपके लिए ईसीजी समझना आगे भी। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।